So hello guys, with the name of God Ram Ram. Today we are going to solve a very interesting data structures and algorithms DSA based coding problem which was asked in Google online assessment for a CTC of 60 LPA. So Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SWE intern at Google. तो बहुत सारे 2027 ग्रेजुएट्स हैं जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस गूगल का ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं और 2028 ग्रेजुएट्स भी इंटर्नशिप रोल्स के लिए दे रहे हैं। फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी गूगल SD1 रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको भी गूगल ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली गूगल के ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा गया था। इट इज टोटली बेस्ड ऑन ग्राफ्स, आप देख सकते हो, ठीक है। So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students. So today is a very happy day for us because my lovely student Achyut Gupta has cracked an offer from Google. So it's going to be a brilliant podcast where we are going to discuss many tips and tricks on how to crack Google OA and Google interview because many students are trying to get into Google. So obviously ये एक स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स वाले ग्राफ क्वेश्चंस करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज NSDSA प्रॉब्लम, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम। जब हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज क्रैक करने होते हैं तो हमको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स करने की जरूरत है। उससे हमारी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है और कंपनीज यही चाहती है इन द AI एरा दैट द पर्सन नोज हाउ टू थिंक एंड एनालाइज क्रिटिकली। सो गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो पाएगा विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड ट्रिक्स। तो गाइज मेरा एक फ्री कोर्स है, आप लोगों को कोर्स करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी समझा रहा हूँ वो चीज़ आपको इजीली समझ आएगी। सो गाइज दिस इज द लिंक टू माय फ्री कोर्स। ये जो डॉक्यूमेंट है इसी के अंदर कोड भी है, इसी के अंदर क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरा जो फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ मैं सैटरडे संडे को फॉर DSA प्लस OA प्लस CP, उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको यही मिल जाएगा और प्री रिक्विजिट कोर्स जो आप लोग को करना चाहिए। और ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय द वे मैं बता देता हूँ, मुझे आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा कॉलेज में ऑनलाइन असेसमेंट चल रहा है या ऑफ कैंपस में ऑनलाइन असेसमेंट चल रहा है, सर मैं फेल होता रहता हूँ या फेल होती रहती हूँ। गाइस वो इसके लिए क्योंकि आपने नॉन स्टैंडर्ड डीएसए नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए करा है। तो स्टैंडर्ड लेवल का डीएसए शीट्स वाला चीजें करोगे, 300-400 इजी मीडियम लीड कोड GFG प्रॉब्लम्स करोगे। सो गाइस दैट इज नॉट इनफ, ये करना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज प्री रिक्विजिट कोर्स फॉर DSA OA CP। इसका एक एक पार्ट करना, तो क्या होगा, आप कोई भी टाइप के ऑनलाइन असेसमेंट की प्रॉब्लम के लिए रेडी रहोगे। गॉट द पॉइंट। अब इसका ग्राफ पार्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने ग्राफ एकदम अलग ही स्टाइल से पढ़ा है कि बच्चे का ब्रेन में थिंकिंग स्किल्स, न्यू क्वेश्चंस के बारे में सोचने की क्षमता स्टिमुलेट हो, डेवलप हो। तो अब मैं ये वीडियो में आगे जाने से पहले अज्यूम करता हूं कि आपने ये कोर्स मेरा कर रखा है, ये लिंक है यहाँ पर, कर लीजिएगा। अब लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पैन उतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा कि फर्स्ट बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। आज मैं जिम गया था, प्रोटीन इनटेक शायद लिया है, हाँ लिया है। तो फर्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ ही प्रॉब्लम अब शुरू करते हैं। खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ और आप लोग भी क्वेश्चन पे ध्यान दो। कोई मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। आजकल मुझे गर्ल स्टूडेंट्स के अलग टाइप के मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब कम्युनिटी से। एनीवेज नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम। ओके, सो गाइस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये ग्राफ है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ग्राफ के क्या होता है, n नोड्स होता है और m एजेस होता है, ठीक है। और ग्राफ पे हम दो एल्गोरिथम्स कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड द सेकंड एल्गोरिथम इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। एक तो हम ग्राफ के हर नोड को ट्रेवल कर सकते हैं BFS करके या फिर DFS करके, और इन दोनों एल्गोरिथम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ लो रफली O of n plus m लगती है, where n is the number of nodes in the graph and m is the number of edges। ओके, तो मैं आपको एक ग्राफ शो कर देता हूं। मुझे पता है कोई बिगिनर्स भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो डोंट वरी, बहुत डिफिकल्ट 60 LPA का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है। अब जो बच्चे मेरा चैनल रेगुलरली व्यू करते हैं, क्योंकि ना कोई भी इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, यूट्यूबर रीसेंट कंपनीज के DSA क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं डालता है जो ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू में कंपनीज पूछती है, बट मैं करता हूं ताकि आपको एक्जैक्टली पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मुझे ये टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब गाइस मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो ये ट्री हमको, ये समझो हमको क्या देते हैं, ग्राफ दे रखा है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, 4, 5, 6 और ये और एक एज है। तो इस ग्राफ पे कितने नोड्स हो गए, इस ग्राफ के अंदर 6 नोड्स हो गए। एजेस कितने हैं इस ग्राफ के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हो गए। तो इस पूरे ग्राफ को मैं BFS GFS करके ट्रैवल कर सकता हूं। इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ गई, ग्रेट, नाइस। अब गाइस ग्राफ में ना कनेक्टेड कंपोनेंट्स का भी एक कंसेप्ट होता है जो आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स यानी क्या, ग्राफ के कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे, दैट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल एक मैं ग्राफ बनाता हूं आप लोग के लिए। मैंने आपको कनेक्टेड कंपोनेंट्स का कंसेप्ट समझाया नहीं है, फिर भी आप लोग बता पाओगे कि इस ग्राफ के अंदर कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ग्राफ के अंदर, 3 4 7 8 9 नोड्स हैं। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं ग्राफ के अंदर, 1 2 5 6 7 8 एजेस है, 9 नोड्स है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नोड्स हैं और 8 एजेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 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 ओके। तो ये ग्राफ में कंपोनेंट्स कितने हैं? ये ग्राफ में 3 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा के रखा है, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे ग्राफ की प्लेलिस्ट करोगे पता चल जाएगा। फिर भी नहीं भी पता, एज अ बिगिनर भी आप समझ पाओगे जो मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो कितने कंपोनेंट्स है इस ग्राफ में? 3 कंपोनेंट्स है। ओके सर, लव यू सर। ओके गाइस, लव यू। अब मेरी बात सुनेंगे आप लोग। इस ग्राफ के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, बहुत मजा आ रहा है। तो अब आगे क्या करना है? तीन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? अगर मैं ये यहां के कोई भी नोड पे ट्रेवल करना चालू करूं तो मैं ये कंपोनेंट के सारे नोड्स को ट्रेवल कर सकता हूं, बट मैं कभी भी दूसरे कंपोनेंट के नोड्स पे जा ही नहीं पाऊंगा। देयर इज नो डायरेक्ट एज और पाथ फ्रॉम कंपोनेंट नंबर 1 टू कंपोनेंट नंबर 2 एंड सेम अप्लाइज that you can never go from component number 2 to component number 3 and same applies that you can never go from component number 3 to component number 1। तो हमेशा याद रखना, ग्राफ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको आप सेपरेट कर सकते हो, दैट इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ। अब गाइस, अगर मैंने आपको ग्राफ दे रखा है तो आप कितना कोई एल्गोरिथम रन कर सकते हो कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए? यस। तो गाइस आप नेट पे सर्च कर लेना अगर आपको नहीं आता तो, नहीं तो मैं आपको कोड में दे दूंगा। बीएफएस डीएफएस का एल्गोरिथम रन करके पूरे के पूरे सारे के सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स प्रिंट हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो अगर मैं बीएफएस या डीएफएस रन करूंगा तो मालूम है आउटपुट कैसा आएगा? आउटपुट ये आएगा। समझे? नोड ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। तो आउटपुट ऐसा आएगा that first component has the nodes A, B, C. Second component has the nodes D, E, F, G. Third component has the nodes I, H. ऐसा करके आउटपुट आएगा। तो गाइस आपको एज अ, भले ही आपको एग्जैक्ट एल्गोरिथम ना पता हो कि बीएफएस डीएफएस कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे ढूंढ रहा है, बट उसका यूज तो समझ सकते हो ना। जैसे कि कार या बाइक चलाना आता है, बट एग्जैक्टली पता चल रहा है अंदर इंजन कैसे चल रहा है? नहीं ना, बट पता है ना ऊपर से कैसे चल रहा है, यूज कर पा रहे हो ना। वैसे ही ग्राफ्स में आप समझो कि बीएफएस डीएफएस करके एक एल्गोरिथम होता है जो हमको बता सकता है कि इसके कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं इन हाउ मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n plus m। इसके अलावा हम डीएसयू को भी यूज कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट यूनियन, जो हमको डिफरेंट नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इस ग्राफ के बता सकते हैं। अब रियल क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड बाइसेप्लेक्स के साथ। गाइस आप मुझे बताएंगे जब मैंने रियल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा देख के समझने में मुश्किल होती है। तो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, यू कैन रिमूव सम एजेस फ्रॉम द ग्राफ बट द फाइनल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द ग्राफ शुड बी लेस देन इक्वल टू k। ओके, तो मैं मीनिंग समझाने में टाइम लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा सा लाइक कलर ब्लैक हो सकता है क्या? लेट्स ट्राई। सो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा? लेट्स मेक इट ब्लैक कलर। सो गाइस मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज you are allowed to remove some edges from the graph। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा कोई एजेस, थोड़े एजेस को आप ग्राफ से निकाल दो, फिर the final graph you get by doing this should have less than equal to k connected components। आप जैसे ग्राफ में एजेस निकालोगे तो ग्राफ के पार्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, बट ये बोल रहे हैं कि उतने ही एजेस निकालो सच दैट लास्ट में लेस देन इक्वल टू k कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो। k इनपुट में दिया हुआ। फिर मेक श्योर g इज मिनिमम पॉसिबल। अब आप बोलोगे सर g का मतलब क्या है? g इज नथिंग बट मैक्स ऑफ p1, p2, till डिपेंड्स। व्हाट इज p1? maximum value of an edge in first component। p2 क्या है? maximum value p2 is maximum value of an edge in the second component and so on। तो गाइस ग्राफ में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, हर कंपोनेंट की एक वैल्यू है। आपको उस कंपोनेंट में देखना है कि कौन सा एज वेट सबसे ज्यादा है, वो उसका वैल्यू है। अब सारे मैक्सिमम एज वेट्स ले ले सब कंपोनेंट्स का, उनका मैक्सिमम ले लो, वो जी है। तो गाइस देख रहे हो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है कि आपको जो ओरिजिनल ग्राफ दिया हुआ है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है उसके अंदर से स्मार्टली कुछ एजेस निकालो सच दैट फाइनली आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लेस देन इक्वल टू k हो। ठीक है, ये तो कर लेंगे, बट जो फाइनल ग्राफ है मेक श्योर g इज मिनिमम पॉसिबल फॉर द फाइनल ग्राफ ऑब्टेन्ड। दिक्कत सिर्फ एक है कि ये जो फाइनल ग्राफ जो हमको मिला है इसका जी वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। मतलब टोटल जितने भी एजेस है पूरे ग्राफ में उन सबके वेट्स जितने हो सके उतने कम होने चाहिए।
तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये तो मैंने आपको इजीली समझाया, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, गिवन अ नेटवर्क ऑफ जी नोड्स ith कनेक्शन, डिवाइड दिस नेटवर्क इनटू k और फ्यूअर नेटवर्क्स बाय रिमूविंग सम ऑफ द कनेक्शंस, और ऊपर लिखा हुआ था द मैक्स लेटेंसी ऑफ अ नेटवर्क इज द मैक्सिमम लेटेंसी ऑफ एनी कनेक्शन इन दैट नेटवर्क में लिखा, बट आप समझ जाइए। ओके, सो divide this network into k or fewer networks by removing some of the connections such that the maximum latencies of all the regions are minimized. Find the minimum possible value of the maximum max latency of the networks formed. तो समझो ये वाला मैंने ले लिया। ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें कितना कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक है, बट इन दी एंड आप इसको दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो चलो ये ग्राफ बनाते हैं। जो प्रीवियसली मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उसमें मैंने नोड्स को नंबर और एजेस को वेट्स नहीं दिए थे, बट इस बार आपको दिखा रहा हूं, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है हमारा, ठीक है, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। तो गाइस ये सोल्यूशन एकदम सिंपल है, आपको अभी आपके आंखों के सामने पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो 3 1 2 ये नोड 3 है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है। अब इनके एजेस देख लेते हैं क्या आते हैं। 3 5 4। तो करंटली इसकी जी वैल्यू क्या होगी? जी वैल्यू इज नथिंग बट मैक्स ऑफ P1। एक ही तो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में मैक्स एज कौन सा है? 5। तो जी की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। अब ये बोल रहा है कि कोई एजेस को आप निकालो इस ग्राफ के अंदर से। तो बेस्ट तरीका क्या है? सारे एजेस निकाल दो सर। सारे एजेस निकालोगे तो आपकी जी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे? सारे एजेस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 इधर, ये 1 इधर और ये 2 इधर। इस कंपोनेंट का कोई एज मैक्स है ही नहीं, 0। इस कंपोनेंट का भी 0 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। बट अगर मैंने सारे एजेस निकाले तो कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए? 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए। और क्वेश्चन ने बोला है कि ग्राफ में एजेस निकालने के बाद k = 2 मैक्सिमम 2 कंपोनेंट तक ही डिवाइड कर सकते हो। तो मतलब इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा कि H5 को निकालो और H4 को निकालो। तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये नोड 1 अभी भी नोड 3 से कनेक्टेड होगा विद एन एज वेट ऑफ 3 और नोड 2 अलग होगा। तो देखो सारी कंडीशन फॉलो हो गई। अगर मैंने 2 एजेस को निकाला तो फाइनल में कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं? लेस देन इक्वल टू k कंपोनेंट्स आ रहे हैं। देखो ना, ये पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तो फाइनल में 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं विच इज लेस देन इक्वल टू k बिकॉज k इज 2। अब अभी मैक्स निकालने चलते। तो इसका मैक्स क्या आ रहा है गाइस? 0। इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं सारे एजेस को देखो तो मैक्स वैल्यू क्या है? 3। तो नाउ g विल बी मैक्स ऑफ P1, P2 which is basically 3, 0 which is basically 3. So that's it guys, 3 तक हम आंसर रीच कर पाए। तो 3 is the answer of this question। अब इसको रियल में कैसे सॉल्व करना है? तो गाइस थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। समझो आपको इनपुट ग्राफ ऐसा दे रखा है, 1 2 3, 1 1 1 3 और ये आपको दे रखा है 3, ठीक है। आपको पूरा ग्राफ में देखो सबसे मैक्सिमम एज वेट कौन सा है। अगर मैं कोई भी एज ना निकालूं, सेकंड बाइसेप्लेक्स बता दीजिएगा, अगर मैं कोई भी एज ना निकालूं तो अगर मैं कोई भी एज ना निकालूं तो फिर इसका जी वैल्यू 3 आने वाला है, क्योंकि जी इज नथिंग बट द मैक्सिमम एज इन द होल ग्राफ। जी इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हर कंपोनेंट में मैक्सिमम एज निकालोगे तो घूम फिर के पूरे ग्राफ में ही मैक्सिमम एज निकालना है। तो जी का वैल्यू 3 आ रहा है। अब मैं चाहता हूं ये जी की वैल्यू छोटी हो जाए। तो गाइस एक ही तरीका है, अगर जी की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, और मैं चाहता हूं जी की वैल्यू कम हो जाए, तो क्या करूंगा? अरे कॉमन सेंस, रिमूव ऑल द एजेस। आप ऐसा ग्राफ क्रिएट करो, रिमूव ऑल द एजेस हुज वेट इज 3। जो एज वेट्स 3 उनको निकाल दो ना यार, डन। जो एज वेट्स 3 उनको निकाल दो, तो 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैक्सिमम 2 बन जाएगा। तो क्या होगा अगर मैं निकाल दिया इसको? तो यहां से निकल गया, ये यहां से निकल गया और ये यहां से निकल गया। ये निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए? पहले कितने थे? 3 कंपोनेंट थे। अब ये अभी भी एक कंपोनेंट ही है, ये अभी भी दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा और ये चौथा, 4 कंपोनेंट बन गए। तो अगर क्वेश्चन में k की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो यस इट इज पॉसिबल टू चेंज द g वैल्यू फ्रॉम 3 to 2। तो समझो अगर आप g = 2 करने में सक्सेसफुल हो गए, तो अभी आप ट्राई करोगे g = 1। तब तक ट्राई करो जब तक आप फेल नहीं हो जाते। फेल कब होगे? समझो मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, ठीक है, 5 4 4 5 3 5 3 3 3 और आपको k वैल्यू दे रखी है 3। इसका मतलब आप ग्राफ में से जितने एजेस निकालो, फाइनल में 3 कंपोनेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अभी कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। तो गाइस बिना कुछ निकाले आंसर क्या आ रहा है?
बिना कुछ निकाले आंसर आ रहा है 5, क्योंकि पूरे ग्राफ में सबसे मैक्सिमम एज वेट कौन सा है 5। तो अब मैं क्या ट्राई करूंगा कि मेरा जी का वैल्यू 4 आ जाए। अरे कम करना है ना, तो जी का वैल्यू अगर मैं 4 ट्राई करूंगा तो मुझे जितने भी एज वेट्स 4 से ज्यादा उनको निकालना पड़ेगा। 5 को निकालो, तो ये वाला एज वेट निकल गया, ये वाला भी एज वेट निकल गया, ये नोड सेपरेट हो चुका है और ये कंपोनेंट अब सेपरेट हो गए, तो ये 2 कंपोनेंट बन गए। यहां पर ये 5 वाला निकाल भी दोगे तो भी ये अभी भी एक ही कंपोनेंट है। टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। के की वैल्यू 3 है, मींस दिस इज अलाउड, मींस जी इक्वल टू 4 इज पॉसिबल। जैसे जी इक्वल टू 4 चल जाए तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम जी इक्वल टू 3 का ट्राई करेंगे। अरे लीनियरली चल रहा है ना, लीनियरली चल रहा है, तो जी इक्वल टू 3 के लिए क्या करना है? सोचते हैं। जी इक्वल टू 3 के लिए हमको वो सारे एजेस को निकाल देना है विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सॉरी, सारे एजेस को निकाल देना विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैं 4 5 सबको निकाल दूं तो पूरे ग्राफ का मैक्स 3 ही आएगा ना, यस और नो? तो चलो निकाल देते, तो न्यू ग्राफ कैसा दिखेगा? ये पूरे खुल जाएंगे सारे के सारे। ये तो 4 और 5 सबको निकालना है ना, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड। और यहां पर कैसा दिखेगा? यहां पर तो इट विल लुक लाइक दिस। 3 3 वाले तो अभी भी अटैच्ड ही है। यहां पर इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है? 3 3 3 3। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए गाइस? नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स मैंने कर दिया, टाइम स्टेप लिखो और बताओ इस अभी कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं आफ्टर वी रिमूव ऑल द एजेस whose edge weight was greater than equal to 4 4 and 5। आंसर इज 5, 5 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि फाइनल ग्राफ में 5 कंपोनेंट अलाउड है तो जी इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है। बट क्वेश्चन में लिखा है कि 3 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, पर अगर मेरे को जी इक्वल टू 3 आंसर लाना है तो 5 कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो जी इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल। इट मींस जी इक्वल टू 4 वॉज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। उससे ज्यादा मिनिमम जी नहीं जा सकता। अगर जी 3 नहीं कर पा रहे हो तो जी 2 और 1 क्या ही कर पाओगे, क्योंकि 2 और 1 के लिए और एजेस निकालने पड़ेंगे, और एजेस निकालोगे और कंपोनेंट्स बढ़ेंगे। अरे ऑलरेडी जी इक्वल टू 3 करने में 5 कंपोनेंट लग रहे हैं, तो जी इक्वल टू 2 और 1 करने में और ज्यादा कंपोनेंट लगेगा, और हमारी के की लिमिट तो 3 की थी, तो रीच हो गई है ना। तो गाइज आपको ये नॉर्मल जनरल सोल्यूशन समझ आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है। तो हमको क्या करना है? एज वेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है? तो सारी एज वेट्स को ट्राई करना है, दैट्स इट। तो सोल्यूशन क्या है इसका? लेट अस से P, let us say P is the largest edge weight in the whole graph. So if you do not remove any edge, so एक कॉर्नर केस भी है गाइस। जब जैसे आप ग्राफ का इनपुट लेते हो ना, तो मेक श्योर करो कि जो गिवन ग्राफ में नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। सॉरी, जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द गिवन ग्राफ है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के। अगर बोला लास्ट में 5 तक डिवाइड कर सकते हो तो आपके करंट ग्राफ में 5 4 3 2 या एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। क्यों? अगर आपका ग्राफ में के से भी ज्यादा कंपोनेंट्स है तो एजेस निकालोगे तो कंपोनेंट्स हमेशा बढ़ेंगे, कंपोनेंट्स कम नहीं हो सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं आपको बता देता हूं, व्हेनेवर यू रिमूव एजेस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ कैन ओनली इंक्रीज। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, व्हेनेवर यू रिमूव सम एजेस फ्रॉम अ ग्राफ द नंबर ऑफ connected components in the graph can only increase. So make sure the initial input graph has, जो भी आपके पास initial graph है, can only increase. So make sure the initial input graph has greater than equal to k connected components. अगर ऐसा नहीं तो इनपुट ही गलत है। वो कैसे हैंडल करना है वो लिखा नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी, क्योंकि जब हम अपने ग्राफ को तोड़ेंगे, अगर हमारे ग्राफ में करंटली 2 कंपोनेंट है और तोड़ेंगे तो 3 4 5 6 बढ़ सकता है। बट अगर ग्राफ में 2 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट नहीं बन सकता। एक कंपोनेंट बनने के लिए एजेस ऐड करने पड़ेंगे, निकालने नहीं। निकालोगे तो टूटेगा ना ग्राफ, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ेगा ना। कॉमन सेंस। तो समझो P इज द लार्जेस्ट एज वेट इन द होल ग्राफ। सो करंट आंसर इज व्हाट? P. Try to get the answer as P minus 1. For this, what you will do? Create a graph where you only allow the edges whose weight is from 1 to P minus 1. एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे जहां पर हम वही एज वेट्स अलाउ करेंगे जो 1 से P minus 1 है, तो मैक्सिमम P minus 1 तक ही रहेगा ना। समझे बात को? तो बस गाइस, if number of connected components in this graph
अगर इस जो नया ग्राफ हमको मिला है, अगर इसमें जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है लेस देन इक्वल टू के, देन p minus 1 आंसर इज पॉसिबल. Now try for answer equal to p minus 2 and so on. So guys आप समझ रहे हो ना, p से हम p minus 1 आया, बट ग्रीडीनेस कम थोड़ी होती है, हमको मिनिमम करने को बोला है. तो अब हम ट्राई करेंगे कि आंसर p minus 2 आने के लिए. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, बट इस बार हमारे ग्राफ में जो भी एजेस होंगे वो 1 से लेके p minus 3, मतलब जो एज वेट्स लेस देन p minus 2 है उन सबको अलाउड कर देंगे और उनसे ग्राफ क्रिएट करेंगे. तो जो एज वेट्स 1 से p minus 1 या 1 से p minus 2, सॉरी 1 से p minus 3, अच्छा इधर मैंने ऊपर एक गलती कर दिया, यहां पर p minus 2 लिखना था. अगर p minus 1 चाहता हूं, एक सेकंड मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या बोला था. अगर मुझे आंसर p minus 1 चाहिए तो सबसे बड़ा एज कौन सा होना चाहिए, हाँ ठीक है 1 से p minus 1, ओके सही लिखा था गाइस, सही लिखा था. 1 से p minus 1 और p minus 2 चाहिए तो 1 से p minus 2. ठीक है, इतना सब आपको क्लियर है. ग्रेट जॉब, लव यू ऑल. तो गाइस अगर ये भी आंसर पॉसिबल हो गया तो नाउ ट्राई फॉर p minus 3, p minus 4 एंड सो ऑन टिल p इक्वल टू 1. कभी ना कभी आप फेल हो जाओगे, तो फिर उसके आगे आप जा नहीं सकते. अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O ऑफ जो मैक्सिमम एज वेट है जहां से हमने ट्राई करना चालू किया है, p इंटू n प्लस m, क्योंकि 4 बोतल हनी सिंह सर का गाना नहीं गाएंगे. ये p इंटू n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, जो कमेंट्स में लिख पाया हार्ट और पिन हो जाएगा. ठीक है, मैं बता देता हूं ऐसा क्यों है. तुम जब आंसर ट्राई करते हो p minus 1 आ जाए तो पूरा ग्राफ क्रिएट करना पड़ता है. वो ग्राफ क्रिएट करने के बाद चेक करना पड़ता है उस ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं. अगर उस ग्राफ में लेस देन इक्वल टू के कनेक्टेड कंपोनेंट्स है तो p minus 1 इज अ प्रॉपर आंसर. अब आप p minus 2 चेक करोगे, p minus 2 के लिए फिर से पूरा ग्राफ क्रिएट करोगे. अब समझ रहे हो, p minus 3 के लिए फिर से पूरा ग्राफ क्रिएट करोगे, ओनली विद द एजेस व्हिच आर फ्रॉम 1 टू p minus 3. p minus 4 के लिए यू विल अगेन क्रिएट द होल ग्राफ, बट यू विल ओनली अलाउ द एजेस फ्रॉम 1 टू p minus 4 इन द ग्राफ, ताकि उस ग्राफ के अंदर अगर सिर्फ वही एजेस है जिनका एज वेट 1 से लेके p minus 4 तक था, तो फिर वो ग्राफ का मैक्स भी तो p minus 4 तक ही आ सकता है ना. गॉट द पॉइंट. तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक जेनेरिक तरीके से सिखाया है. ठीक है, ट्राई टू गेट p minus 1 एज द आंसर. हाँ, p को निकाल दिया तो p minus 1 पॉसिबल है, p minus 2. इसका एक और डीप मीनिंग भी है कि रेदर देन इक्वल टू वी आर ट्राइंग टू गेट द आंसर लेस देन इक्वल टू p. सो लेट अस से करंट आंसर इज, ठीक है, करंट आंसर इज p, बट गाइस इसको आप बाद में बाइनरी सर्च ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना, तब हमेशा अज्यूम करना कि आंसर p है. अब हो सकता है मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, समझो ग्राफ के अंदर जो एजेस है वो ऐसे है, कोई एज होंगे थोड़े p वेट के, बाकी सारे एजेस है p minus 4 वेट के. तो अब हमारा एल्गोरिथम कैसे चलेगा, करंट आंसर पहले क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो p तो आंसर पॉसिबल है. क्या p minus 1 आंसर पॉसिबल है, p minus 1 के लिए इसको निकाल देंगे, p इस वाले को निकाल देंगे, कट कर देंगे ये वाले को, और ये वाले को कट कर देंगे. तो ऑब्वियसली p minus 1 वैल्यू का एज नहीं है, बट अभी ग्राफ के अंदर कौन कौन से एज वेट्स है 1 से लेके p minus 4 तक है, तो आंसर p minus 4 है. बट हमारा एल्गोरिथम करंटली बोलेगा कि यस p minus 1 इज आल्सो पॉसिबल. मतलब जब हमारा एल्गोरिथम बोलता है ना p minus 1 इज आल्सो पॉसिबल, इट मींस द एल्गोरिथम इज सेइंग दैट आंसर लेस देन इक्वल टू p minus 1 इज पॉसिबल. मतलब p minus 1 या उससे छोटा आंसर आने की पॉसिबिलिटी है. फिर आप जब p minus 2 ट्राई करोगे तभी भी ट्रू आ जाएगा ना, क्योंकि सेम ही स्टेटस है. p minus 3 ट्राई करोगे तभी भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ के अंदर कौन था, थोड़े एजेस थे p और थोड़े थे p minus 4. तो p तो चल गया, फिर p को निकाल दिया तोड़ के, तो p minus 1, p minus 2, p minus 3 भी चल गया. अब जब आप p minus 4 करोगे तो एक्चुअल करेक्ट आंसर आएगा कि हाँ p minus 4 भी पॉसिबल है. तो अगर कोई एज वेट्स नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लीनियर एल्गोरिथम हम चला सकते हैं. क्लियर. अब गाइस इसका ऑप्टिमाइजेशन होगा बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च यानी जो भी एज वेट्स है अगर मैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में रख दूं, समझो कुछ एज वेट्स है जिनका वैल्यू 1 है, 2 है, हो सकता है बीच में कुछ ना भी हो, पर मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, 4 है, 5 है, टिल p तक है. ठीक है, तो जब मैं कोई भी एज नहीं निकालता हूं तो आंसर क्या आता है, p आता है. तो अगर आंसर p आ सकता है तो उसको ट्रू रिटर्न करेंगे. समझो p minus 1 ट्राई किया, वो भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, ऐसे करते 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 पता चल रहा है कि p minus 1 भी आ सकता है, p minus 2 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. समझो 5 भी ट्रू आ गया, समझो 4 भी ट्रू आ गया, समझो 3 आया फॉल्स, कि हाँ अगर मैं सारे एजेस को निकाल दूं जो 3 से बड़े हैं
तो जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स है अभी वो k से ज्यादा आ रहे हैं, तो आंसर नहीं हो सकता, तो फॉल्स आ गया। बट अगर 3 नहीं हो सकता तो फिर एक बार अगर फेल होने लग गया तो सारी वैल्यूज फेल होगी। ये बात याद रखना। अभी ऐसा क्यों हो रहा है फेनोमेनन, तो ये जो फंक्शन है, हम पहले लीनियर सर्च कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम p ट्राई कर रहे थे, p-1 ट्राई कर रहे थे, p-2, बट हमको पता चला कि ये फंक्शन में पहले वैल्यूज ट्रू 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 आती है, फिर एक पॉइंट पे ब्रेकअप होता है, फिर अब वैल्यूज फॉल्स 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 हो जाती है। तो बाइनरी सर्च करके वी जस्ट हैव टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ t। फर्स्ट अकरेंस ऑफ t टेल्स अस द मिनिमम वैल्यू g which is giving the answer as true which is possible। अब आप बोलोगे सर एक बार फेल होने के बाद चीजें फेल ही क्यों होती रहती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। क्यों? समझो ये आपका ग्राफ है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इसके अंदर से एजेस रिमूव करूंगा तो कंपोनेंट्स हमेशा बढ़ेंगे। तो समझो मैंने इसके अंदर से एक एज रिमूव कर दिया, ये वाला, अब कितने कंपोनेंट हो गए, 3। तो गाइस आप देख रहे हो, जब आप p के लिए ट्राई करते हो तब आप बहुत कम एजेस रिमूव कर रहे हो, जब आप आंसर p लाना चाहते हो तो आप 0 एजेस रिमूव कर रहे हो ग्राफ के अंदर से। जब आप आंसर p-1 लाना चाहते हो तो आप समझो x एजेस रिमूव कर रहे हो ग्राफ से। वो कौन से एजेस है, जिन जिन एजेस की वैल्यू p थी उनको निकाल दिया। अगर आप आंसर लेस देन इक्वल टू p-2 लाना चाहते हो तो आपको y एजेस रिमूव करना पड़ रहा है, which are all the edges whose weight was p and p-1। तो गाइस y is greater than equal to x is greater than equal to 0, तो ज्यादा से ज्यादा एजेस निकालने पड़ रहे हैं। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये आपकी g वैल्यू का ग्राफ है, p, p-1, p-2, p-3, तो जैसे ये वैल्यू लो जा रही है, कम हो रही है, the number of edges you have to remove is increasing। 0, e1, e2, e3, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये कम हो रही है, बट ये इंक्रीज हो रही है। मतलब ये जो भी है आपको याद रखना है, 0 लेस देन इक्वल टू e1 लेस देन इक्वल टू e2 लेस देन इक्वल टू e3। अगर आप ज्यादा एजेस रिमूव कर रहे हो मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी तो इंक्रीज हो रहा है। जब आपने कुछ भी रिमूव नहीं किया तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, समझो ओरिजिनल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाज O1, बट अगर आप कुछ एजेस रिमूव करोगे तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे। इसका क्या मतलब है, समझो पहले आपके कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे 8 स्टार्टिंग में, फिर 10 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 28 हो गए, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, या तो सेम रहेंगे या तो इंक्रीज होंगे। और समझो आपको k की वैल्यू 18 दे रखी है, k की वैल्यू क्या दे रखी है, 18। तो जब मैं p ट्राई कर रहा हूं तो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट कितना, 8 है, चलेगा। ये भी ट्रू। p-1 में कनेक्टेड कंपोनेंट 10 आ रहा है, p-2 मतलब सारे एजेस रिमूव कर दिए जिनका वेट p और p-1 था, तो ये एजेस रिमूव करने के बाद ज्यादा एजेस रिमूव किए तो 12 कनेक्टेड कंपोनेंट आ रहे हैं, चल गया। p-3 के लिए 15 कनेक्टेड कंपोनेंट आ रहे हैं, चल गया। बट p-4 पे फेल हो जाएगा, क्योंकि p-4 पे 20 कनेक्टेड कंपोनेंट आ रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि 18 से ज्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होने चाहिए फाइनल ग्राफ में। तो एक बार 20 के लिए नहीं चलेगा तो आगे वालों के लिए कैसे चलेगा। इफ 20 is greater than 18 then all the values bigger than 20 are also greater than 18, इसलिए एक पॉइंट पे आके वो फेल होने लग जाता है। इसलिए यहां पर 4 के बाद ये अगर आप ये 3 2 1 ट्राई करने का अचीव कर रहे हो तो ये होगा कि ये 20 कनेक्टेड कंपोनेंट दे रहा होगा, ये 25 और 30, और 4 वाला दे रहा होगा 15, और लिमिट है 18 की, तो 15 तक का यहाँ का लिमिट ब्रेक हो गया ना, तो ये सब फेल होने लग गए। ये सब भी जी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 अचीव कर रहे हैं, बट इनके अंदर जो फाइनल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो हमारे k से ज्यादा है, इसलिए इनको फेल। एक बार फेल होगा तो फेल ही होता रहेगा, एक बार पास तो पास। तो इसे बाइनरी सर्च कर सकते हैं। पहले मिडिल वैल्यू पे ट्राई करेंगे, अगर ट्रू आ रहा है मतलब द लास्ट वैल्यू ऑफ t विल बी ऑन द लेफ्ट रेंज, और अगर फॉल्स आ रहा है मतलब द फर्स्ट वैल्यू ऑफ t विल मोस्ट प्रोबेबली ऑन द राइट हैंड साइड। कभी कभी p भी आंसर हो सकता है ओनली। ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन यहां पर लिख देता हूं, बाइनरी सर्च फंक्शन checks whether is it possible to get, बाइनरी सर्च का फंक्शन चेक करेगा whether it is possible to get आंसर लेस देन इक्वल टू L, बस। और ऐसा दिखेगा ग्राफ, पहले थोड़ी बार फेल फिर बस पास, ट्रू 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 ट्रू। सो गाइज यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि ट्राई टू गेट आंसर p-1 p-2, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइज हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। याद रखना इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई कर रहे हैं आंसर p-1 p-2 p-3 आ जाए समझाने के लिए, बट रियल में जब आप बोलते हो कि हाँ p-2 आंसर पॉसिबल है, इसका रियल मतलब है दैट आंसर लेस देन इक्वल टू p-2 इज पॉसिबल। जब आप बोलते हो आंसर लेस देन इक्वल टू आंसर p-3 पॉसिबल है, इसका मतलब यू आर सेइंग आंसर लेस देन इक्वल टू p-3 इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ग्राफ के अंदर अब सारे एजेस है जो 1 से लेके p-3 तक होंगे, तो इन सबका मैक्सिमम जो भी होगा वो लेस देन इक्वल टू p-3 होगा, क्योंकि कोई गारंटी थोड़ी कि p-3 हो सकता है p-3 ग्राफ में है ही नहीं, तो इसलिए। बट आई होप लिनियरली लाइन चल रही है। सो गाइस लव डीएसए कोडिंग जॉब रिलेशनशिप्स, कुछ सालों के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। ओके,
तो हमारी आत्मा को मोक्ष पहुंचना है, अमरलोक पहुंचना है, इट वांट्स द एंड फ्रॉम द सफरिंग। तो हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमरन लेना, लाइक दिस। क्यों लेना है? क्योंकि हमारी आत्मा को अमरलोक जाना है, मोक्ष पहुंचना है। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, आपको पता होगा 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं। आत्मा अलग अलग लाइफ फॉर्म से पैदा होती रहती है, लाइक भेड़, बकरी, कैट्स, डॉग्स, उन सब लाइफ फॉर्म से बहुत ज्यादा सफरिंग होती है। एक ही बार ह्यूमन का फॉर्म मिलता है जहां पर आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, इंटेलिजेंस, फैकल्टीज, फैसिलिटीज है भगवान के पास जाने की। तो ये ह्यूमन जन्म को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरा इसको माया में नहीं डालना चाहिए, कुछ टाइम भगवान को भी देना चाहिए। और गाइज, आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करने से एक बात याद रखना, कर्मों का नाश होता है। जब आपका कर्मों का नाश होगा, प्रारब्ध क्रिया कर्म वाले और जो प्रारब्ध वाले कर्म जब जीरो बनेंगे, देन ओनली योर आत्मा कैन रीच मोक्ष एंड अमरलोक। सो हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन कीजिए। सिर्फ वोट चलाना है और आती जाती श्वास में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स के लिए रामद्वारा का वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पर आप आके और डिटेल्स ले सकते हो, जुड़ सकते हो, भगवान के क्लोज आ सकते हो। प्लीज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, प्लीज हैव फेथ इन गॉड, प्लस गुड हेल्थ, प्लस गुड माइंडसेट, एंड यस गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। राम राम।